अब पढ़ते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। विद्युत द्विध्रुव देखो क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं आवेशों का एक युग्म जिसमें एक आवेश है प्लस क्यू और एक आवेश है माइनस क्यू। मतलब आवेशों का एक जोड़ा है जिसमें दो आवेश परिमाण में बिल्कुल बराबर हैं। ये भी क्यू है तो ये भी क्यू है, मतलब दोनों, जैसे अगर ये 2 माइक्रोकुलाम है तो ये भी 2 माइक्रोकुलाम है, वो 5 है तो ये भी 5, मतलब परिमाण में समान है पर चिन्ह में विपरीत है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो ऐसे आवेशों का जोड़ा जिसमें दो आवेश परिमाण में तो बराबर है, संख्या में तो बराबर है, पर चिन्ह में विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है। और इनके बीच की ये जो दूरी होती है जिसको मैंने 2a माना है, ये बहुत अल्प होती है। ये जो इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये बहुत ज़्यादा कम है, 10 की घात -6, 10 की घात -9 मीटर, इस तरह से कम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम है। और इस दूरी को आप a की जगह x बोल सकते हो, r बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पर। बाकी मैंने 2 क्यों लिखा, उसका रीज़न ये है कि हम इससे आगे अब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें जो हमें दूरियां नापनी पड़ेगी वो इसके सेंटर से नापनी पड़ेगी। अब अगर मैं 2a टोटल दूरी ले लेता हूँ तो हाफ दूरी a और a हो जाएगी, जिससे हमारे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर मैं पहले ही a लेता तो आधी आधी दूरी होती है a/2 तो a/2 से दिक्कत क्या आएगी, फिर हमें कैलकुलेशन में a/2 लिखना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। बाकी हम लेना चाहें तो a ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने 2a ले लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बनी रहे। तो 2a तो हाफ दूरी a और a हो जाएगी। आप a की जगह r x कुछ भी ले सकते हो। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया कि आवेशों का एक जोड़ा जिसमें दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं और दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इसमें अगर उदाहरण की बात करें हम, जैसे HCl का विद्युत द्विध्रुव बनता है H+Cl- केमिस्ट्री में भी आता है, तो वहाँ इस तरह से द्विध्रुव बनाते हैं। HCl का H+Cl- बन गया। देखिए अब एक धन आवेश एक ऋण आवेश है और दोनों पे आवेश बराबर है। इस पे एक इलेक्ट्रॉन का धन आवेश, इस पे एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो इस पे तो धन आवेश आ गया, इस पे ऋण आवेश आ गया, और दोनों पे आवेश बराबर है। इस पे एक इलेक्ट्रॉन का धन आवेश है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश है। ऐसे NaCl का विद्युत द्विध्रुव बनाए हम तो Na+Cl-, इस तरह से विद्युत द्विध्रुव बनते हैं। तो आवेशों का जोड़ा जिसमें दोनों आवेश परिमाण में बराबर हैं और चिन्ह में विपरीत है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम रहेगी। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। इससे रिलेटेड एक टॉपिक और बात करते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है, इसको दर्शाते हैं हम P से, और ये होता है दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण। तो दोनों आवेशों के परिमाण तो हमारे पास बराबर ही है, दोनों आवेश संख्यात्मक मान में क्यों ही है, इनटू उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी जो हमने 2a ली है तो मुझे यहाँ 2a लिखना पड़ेगा। तो दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू उनके बीच की जो दूरी है वो, इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या काम करता है, तो ये इस द्विध्रुव का सामर्थ्य बताता है, इसका स्ट्रेंथ बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। देखो दोनों आवेश विद्युत क्षेत्र बनाएंगे तो हम उसका विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट भी करेंगे, तो इसकी स्ट्रेंथ को हम द्विध्रुव आघूर्ण से कैलकुलेट करेंगे, जिसका सूत्र होता है P = Q × 2a। इसको आप चाहो तो नॉर्मली 2QA लिख सकते हो। अभी अब आगे इसके हम दो डेरिवेशन करेंगे, दोनों डेरिवेशन में इस P को हम बहुत ज़्यादा काम में लेंगे। तो इसका सूत्र होता है 2QA या Q × 2a। सदिश राशि है और सदिश राशि है तो इसकी हमें दिशा बतानी पड़ेगी। इसकी दिशा होती है -2+, माइनस से प्लस की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है +2-, प्लस से माइनस की तरफ। जो हमने पढ़ भी रखी है, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस होता है और ये उसकी उल्टी दिशा में होता है, माइनस से प्लस। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर तो इसकी दिशा प्लस से माइनस होती है, तो वहाँ अलग है, यहाँ टॉपिक तो सेम है पर वहाँ दिशा +2- लेते हैं। फिजिक्स के अंदर इसकी दिशा -2+ लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, अभी हमारे डेरिवेशन में भी काम में आएगा। तो सदिश राशि और इसकी दिशा -2+ होती है। तो ये हमने दो टॉपिक पढ़े यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव, आवेशों का जोड़ा जिसमें एक आवेश धन आवेश एक आवेश ऋण आवेश, दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा कम। दूरी हमने जानबूझ के 2a लिए, आधी आधी दूरी a करने के लिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा हमने, जो द्विध्रुव की स्ट्रेंथ बताएगा, उसकी सामर्थ्य को बताएगा ये, और इसका सूत्र होता है Q × 2a, इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस। अब इससे रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं हम, जो हमारे ज़्यादा काम का है। दो डेरिवेशन करेंगे हम विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे
अक्षीय रेखा पर। अब अक्षीय रेखा क्या होती है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इस टॉपिक की बात करूँ तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पहला डेरिवेशन भी आ गया हमारा इस चैप्टर से। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस साल पेपर नहीं हुआ, नहीं तो इस साल ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो अब जो नेक्स्ट सेशन में जो पेपर आएगा उसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं। तो अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेजर डेरिवेशन में बनेगा, मेजर क्वेश्चन बनेगा ये। अब विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा, तो सबसे पहले तो मैं विद्युत द्विध्रुव बना देता हूँ। ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया। ये विद्युत द्विध्रुव, यहाँ एक माइनस क्यू आवेश रख दिया मैंने, यहाँ एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। दोनों के बीच की दूरी 2a, जो हमने 2a मानी है। ये इसका सेंटर हो गया, हाफ दूरी हो जाएगी a और ये भी a। इसको नाम दे देता हूँ मैं, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया c। अब इसकी दो रेखाएं होती है, एक तो होती है इसकी अक्षीय रेखा और एक होती है इसकी निरक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये इसको बोलते हैं हम अक्षीय रेखा। इधर भी और इधर भी, जरूरी नहीं कि मैं इस साइड ही बनाऊं, उस साइड भी बना सकते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये रेखा जो होती है इसको बोलते हैं हम अक्षीय रेखा। और एक होती है निरक्षीय रेखा, उसका भी हमें डेरिवेशन करना है, इसके जस्ट बाद हम उसी का डेरिवेशन करेंगे। निरक्षीय रेखा होती है मध्य बिंदु, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे लंबवर्धक रेखा, ये वाली लाइन, तो इसको बोलते हैं हम निरक्षीय रेखा। तो इसका डेरिवेशन करेंगे इसे हम। तो अक्षीय रेखा की बात कर लेते हैं। मैंने अक्षीय रेखा बना दी यहाँ पर। अब अक्षीय रेखा पर मुझे कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र निकालना। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। तो इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। पहली बात तो ये स्रोत है या परीक्षण है, तो मैंने आपको कई बार क्लियर किया है कि आप कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से नहीं पहचाने कि कौन स्रोत है कौन परीक्षण है। आप ये देखिए कि कौन विद्युत क्षेत्र बना रहा है, जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है वही स्रोत आवेश है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये स्रोत आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन स्रोत आवेश ये भी है क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर है। जब मैंने आपको स्रोत परीक्षण का बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि एक आवेश परिमाण में ज़्यादा होना चाहिए, एक बहुत कम होना चाहिए। तो जो कम होता था उसको हम परीक्षण बोल देते थे और जो ज़्यादा होता था वो स्रोत है। पर यहाँ तो दोनों ही बराबर है। तो अब ये स्रोत के ये स्रोत यहाँ दोनों ही स्रोत है, मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र कौन बनाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कहीं पे भी एक अक्षीय रेखा पर कहीं भी एक बिंदु ले लिया मैंने, यहाँ ये बिंदु ले लिया मैंने और इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ। तो अब यहाँ मैं विद्युत क्षेत्र निकालूंगा। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र इसका होगा या उसका होगा, तो दोनों का होगा। कई सारों को भी लगता है कि वो तो दूर है, उसका विद्युत क्षेत्र यहाँ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है, हम जो पॉइंट हमने लिया है वो दोनों के एरिया में लिया है, मतलब दोनों का विद्युत क्षेत्र बने इस एरिया में ये पॉइंट लिया हमने, ताकि उसका भी विद्युत क्षेत्र रहे और इसका भी रहे। फिर भी इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ एक टेबल फैन रख देता हूँ और एक टेबल फैन में यहाँ रख देता हूँ और यहाँ एक इंसान खड़ा कर दिया हमने। अब अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि इस इंसान को बताओ इस टेबल फैन की हवा आ रही है या इसकी हवा आ रही है, तो आपका आंसर होगा कि दोनों की आ रही है। हाँ, इसकी ज़्यादा आएगी इसकी कम आएगी, ये दूर है, पर आएगी तो इसकी भी हवा। सेम ऐसे ही कि यहाँ विद्युत क्षेत्र किसका होगा, इसका होगा या इसका होगा, तो इसका भी होगा और इसका भी होगा। दोनों स्रोत आवेश है, परीक्षण आवेश दोनों ही नहीं है, तो दोनों स्रोत आवेश है, तो ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा ये भी बनाएगा। ठीक है, ये कम बनाएगा दूर है इसलिए, ये ज़्यादा बनाएगा पास है इसलिए, पर विद्युत क्षेत्र दोनों का रहेगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रहेगा प्लस क्यू का भी और माइनस क्यू का भी। अब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें कि यहाँ विद्युत क्षेत्र किसका, तो हम इतनी देर से ही बात कर रहे हैं कि इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ होगा और धन आवेश का विद्युत क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था बाहर की तरफ होता है। कोई भी धन आवेश, जैसे ये धन आवेश अगर आप मुझसे इसका विद्युत क्षेत्र पूछे यहाँ पे, तो मैं बाहर की तरफ बनूंगा, ऐसे दूर जाता होगा। यहाँ पूछे तो बाहर की तरफ, यहाँ पूछे तो बाहर की तरफ, यहाँ पूछे तो बाहर की तरफ। तो इस धन आवेश का विद्युत क्षेत्र यहाँ पे बाहर की तरफ, तो ये मैंने दिशा बना दी, ये बाहर की तरफ, इससे दूर जाती हुई, और इसको नाम दे दिया मैंने ई प्लस क्यू। ई के नीचे प्लस क्यू लिख दिया, तो ये धनावेश का विद्युत क्षेत्र हो गया। दूसरा, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इसका भी होगा, ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर, तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र होता है अंदर की तरफ। जैसे अगर मैं यहाँ ऋणावेश बना दूं और मैं यहाँ विद्युत क्षेत्र पूछूं, तो आपको बनाना है ऐसे अंदर की तरफ, मतलब उसकी तरफ। यहाँ पूछूं तो ऐसे अंदर की तरफ, उसकी तरफ आता हुआ। यहाँ पूछूं तो ऐसे, यहाँ पूछूं तो ऐसे। अब ये ऋणावेश, इस ऋणावेश के कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ, मतलब उसकी तरफ होगा। तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी इस तरह से, और इसको दर्शाऊंगा मैं ई माइनस क्यू से। दूसरा, क्या यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी बता देते हैं हम। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस, अभी पढ़ा हमने। तो ये रहा ऋणावेश, ये रहा धनावेश, तो ऋणावेश से धनावेश की तरफ, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आएगी यूं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई ये। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं पी से, उसकी दिशा को दर्शाएंगे पी कैप से। कैप वापस वो इकाई सदिश, जो सदिश की दिशा दर्शाता है, तो पी कैप आएगा इस दिशा में माइनस से प्लस। और इस बिंदु की दूरी सेंटर से नापेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो 2a हमने लिया है, ये इसीलिए लिया है हमने कि हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें दूरी इसके सेंटर से नापेंगे। तो इसके सेंटर से और प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी ये
तो सेंटर से दूरी नापनी प्रेक्षण बिंदु तक की। प्रेक्षण बिंदु में इसको बोल रहा हूँ क्योंकि अक्षीय रेखा पर एक बिंदु ले लिया मैंने, यहाँ मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालूंगा तो इसको मैंने मान लिया R। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। तो यहाँ C बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है और विद्युत क्षेत्र इसका भी है और इसका भी है। अब हम विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्लस Q आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र दो है मेरे पास, E = F/Q0 और E = KQ/R²। अब इन दोनों में से कौन सा सूत्र काम मिल रहा है? तो इस वाले सूत्र में तो परीक्षण आवेश है, इस वाले सूत्र में स्रोत आवेश है। तो हमारे पास जो दो आवेश है वो स्रोत है या परीक्षण है, तो दोनों आवेश स्रोत हैं, तो मैं ये वाला सूत्र काम में लूँगा, स्रोत आवेश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं दोनों। देखो इसने भी बनाया और उसने भी बनाया, गति किसी ने भी नहीं करी, तो इसलिए दोनों ही स्रोत आवेश है, तो मैं ये वाला सूत्र काम में लूँगा, E = KQ/R²। तो E लिख दिया मैंने, प्लस Q के कारण तो E + Q, सूत्र में है K Q स्मॉल, क्योंकि स्मॉल Q लिए हमने, कैपिटल Q ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। R², R होता है दूरी, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, तो जिस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र बन रहा है उससे प्रेक्षण बिंदु तक की दूरी। तो हम बना रहे हैं इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, तो आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस आवेश के कारण यहाँ पे, तो आपको B से लेकर C तक की दूरी चाहिए ये। अब ये दूरी अगर हम चित्र में देखें तो R में से अगर मैं A को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये दूरी आ जाएगी। तो चित्र में साफ साफ नजर आ रहा है कि हमें चाहिए ये वाली दूरी B से लेकर C तक की, तो आप अगर R में से A को माइनस कर दोगे तो ये दूरी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा R - A²। अभी तक मैंने ये अदिश रूप में लिखा, कोई भी डेरिवेशन सदिश रूप में करना ज़्यादा सही होता है, वो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें, तो इसको भी हम सदिश रूप में करना चाहेंगे। अब सदिश रूप में करने के लिए क्या करना, मुझे यहाँ पे बस दिशा लिखनी है, और अगर आप E + Q की दिशा देखोगे चित्र में तो P कैप की दिशा में है, अगर P कैप की दिशा में है तो फिर मुझे यहाँ P कैप लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ P कैप लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ दिशा लिखी, अब मैं यहाँ तीर का चिन्ह लगा दूंगा, तो ये तीर का चिन्ह लगा दिया मैंने, तो ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस Q आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस माइनस Q की वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से यहां पर, तो इसको दर्शाया मैंने E - Q से, सूत्र में वापस ये वाला ही काम में लूँगा, KQ/R², स्रोत आवेश है KQ। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ माइनस Q लिखना है या नहीं लिखना है। जैसे प्लस Q में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, प्लस Q लिखना था, लेकिन जब माइनस Q की बात आएगी तो यहाँ माइनस लिखना है या नहीं लिखना है। तो इसका आंसर ये है कि जब तक आप सदिश के लिए लिखते हो, कोई राशि जो सदिश है उसके लिए आप माइनस उपयोग में नहीं लोगे, मतलब यहाँ आपको माइनस Q नहीं लिखना है, यहाँ माइनस Q नहीं लिखना, माइनस Q की जगह भी मैं प्लस Q ही लिखूंगा, माइनस में लाऊंगा जरूर पर मैं दिशा से लाऊंगा, क्योंकि हम सदिश रूप में डेरिवेशन कर रहे हैं, इस वजह से हम दिशा से माइनस लाएंगे। तो ऐसा कंफ्यूजन होता है ये कई बार कि लिखना है या नहीं लिखना है, तो उसका मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप सदिश राशि के लिए सूत्र लिख रहे हो, आप जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो आपको माइनस काम में नहीं लेना, सदिश राशियों के लिए हम माइनस काम में नहीं लेंगे, अदिश राशियों के लिए हमें माइनस काम में लेना पड़ेगा। अगर यहाँ E की जगह कोई अदिश राशि लिखी होती तो मैं यहाँ फिर माइनस Q जरूर लिखता, क्योंकि फिर मैं वहाँ दिशा से माइनस नहीं ला पाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम सदिश राशियों के लिए लिख रहे हैं, इस डेरिवेशन में भी, आगे भी हम वो डेरिवेशन करेंगे, वहाँ पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, वहाँ पे भी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम सदिश राशि के लिए लिख रहे हैं, सदिश राशि कोई सी भी हो, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, बल हो गया, तो अगर सदिश राशियों के लिए लिखना है तो आपको यहाँ माइनस काम में नहीं लेना है, हम माइनस ले आएंगे पर दिशा से लाएंगे वो, तो मैंने माइनस नहीं लिया यहाँ पे। अब इस आवेश की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो आपको पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, अब A से लेकर C तक की, इस आवेश की वजह से यहाँ निकाल रहे हैं C पर, तो R तो ये हो गई और ये दूरी A है, तो यहाँ जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी R+A²। सदिश रूप में लिखना है तो मुझे दिशा लिखनी पड़ेगी, E - Q की दिशा चित्र में साफ साफ नजर आ रही है कि P कैप के विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में तो आपको यहाँ पर माइनस P कैप लिखना पड़ेगा। तो इस माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो माइनस KQ/R+A² और ये P कैप। तो ये C बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना होगा परिणामी, क्योंकि सदिश राशियां है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर है, ये C पर, अक्षीय रेखा पर, C बिंदु अक्षीय रेखा पर है, तो उसको मैं लिखूंगा इस तरह से, E + Q सदिश E - Q सदिश। सदिश राशियां हैं तो मुझे सदिश योग करना पड़ेगा, सदिश योग में योग ही होता है, घटना होगा मतलब माइनस होना होगा तो अपने आप हो जाएंगे वो दिशा की वजह से। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं हम कि 11 में मैंने खूब किए ऐसे एग्जाम्पल कि एक कण पर 5 न्यूटन का बल ऐसे लग रहा है और 2 न्यूटन का बल ऐसे लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कण पर परिणामी बल कितना है तो आपका आंसर होगा 3 न्यूटन।
कितना होगा, 5 इधर है 2 उधर है, तो आप बता दोगे 3 न्यूटन। लेकिन सदिश रूप में इसको ऐसे लिखेंगे 5 + -2। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या मैंने इनको घटाया, तो मैंने इनको घटाया नहीं, मैंने तो इनको जोड़ा है, घट ही अपने आप गए। क्योंकि मैंने -2 क्यों लिखा, क्योंकि -2 उल्टी दिशा में है तो अपने आप माइनस आ गया, तो ये हो गया 5 - 2 3। तो आपने जो डायरेक्ट बताया उसका सही तरीका ये है कि सदिशों के अंदर घटाया नहीं जाता, सदिशों के अंदर जोड़ा ही जाता है। घटना होगा अपने आप घट जाएंगे, जैसे यहाँ अपने आप घट गए। आप दिशा के साथ लिखिए, अपने आप घट जाएंगे। सेम यहाँ पर, क्योंकि अब मुझे देखो सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सी पर एक विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और एक उधर की तरफ है, तो मुझे भी पता है कि 2 विद्युत क्षेत्र के जो मान है वो उल्टी दिशा में है, तो ये घटेंगे। लेकिन सदिश रूप में तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, घटना होगा अपने आप घट जाएंगे, जैसे घटना होगा अपने आप घट जाएंगे, ये घट गए। तो आप चिन्ह के साथ लिखिए, जैसे हमने लिखा भी है चिन्ह के साथ, तो अपने आप घट भी जाएंगे ये। तो सदिश रूप में हमने जोड़ा ही है, घटना होगा ये अपने आप घट जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि 2 ही मान है सी पर, एक तो ये है एक ये है, इन दोनों का परिणामी हमें निकालना है। 2 से ज़्यादा मान होते तो फिर हमें दिक्कत आती, लेकिन 2 मान का परिणामी निकालना काफ़ी आसान है। तो मैंने दोनों मान का योग कर दिया, घटना होगा अपने आप घट जाएंगे। देखिए अभी तो ये हो गया KQ R - A का होल स्क्वायर PK प्लस माइनस KQ R + A का होल स्क्वायर PK। ये देखिए ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस ही होना है, तो देखो अपने आप घट गए। और घटना भी था क्योंकि उल्टी दिशा में थे दोनों, तो घटते, दोनों एक ही दिशा में होते तो जुड़ते, और दोनों विपरीत दिशा में तो घटेंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको माइनस ही कर देता हूँ। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें तो कॉमन आ रहा है KQ, दोनों में कॉमन आ रहा है KQ। PK भी आ रहा है, उसको मैं पीछे लिखूंगा। यहाँ तो बचा 1/R - A का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचा 1/R + A का होल स्क्वायर, और PK को मैंने पीछे लिख दिया। PK हम जनरली पीछे लिखते हैं। अब यहाँ एलसीएम लूँगा मैं इन दोनों का, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, सदिश रूप में चल रहा पूरा डेरिवेशन अपना, इन दोनों का एलसीएम आएगा R - A का होल स्क्वायर R + A का होल स्क्वायर। इसका भाग दूंगा इसमें, तो ये बचेगा, इसको मैं 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ तो आएगा R + A का होल स्क्वायर, माइनस इसका भाग दूंगा इसमें तो इतनी बार जाएगा, ये बचेगा, इसको 1 से गुणा करूंगा तो R - A का होल स्क्वायर। तो ये जिनको एलसीएम आता है उनको तो दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, वही कर रखा है मैंने भी। अब मैं इसको A + B का होल स्क्वायर लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ लगाऊंगा A - B का होल स्क्वायर। तो सूत्र लगाता हूँ मैं अब, A + B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, 2AB RA प्लस B का स्क्वायर A स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ लगाएंगे A - B का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर, बस यहाँ माइनस लिखना है आपको, तो 2RA + A स्क्वायर, पीछे PK चल ही रहा है। और यहाँ इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो मैं दोनों का होल स्क्वायर बना देता हूँ, दोनों को एक ही कोष्टक में लिख के और होल स्क्वायर बना देता हूँ ये, ताकि अपना यहाँ भी एक सूत्र बन जाएगा। तो ये बन गया A - B और A + B का सूत्र, तो बन गया A² - B स्क्वायर। तो इसको आगे पहले मैं माइनस में अंदर भेज देता हूँ। तो E सदिश बराबर सूत्र बना है KQ R² + 2RA + A स्क्वायर। अब मैं माइनस अंदर भेज रहा हूँ, तो -R² माइनस माइनस प्लस 2RA माइनस प्लस माइनस A स्क्वायर अपॉन में A - B A + B का सूत्र बन जाएगा A² - B स्क्वायर, तो R² - A स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है यहाँ पे, ये स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ R² माइनस का है, R² प्लस का कट जाएगा, A² माइनस का है, A² प्लस का कट जाएगा, जो बचा है उनको लिखता हूँ मैं अब। तो E सदिश बराबर बचा हमारे पास KQ और 2RA + 2RA, तो ये हो गया 4RA अपॉन R² - A स्क्वायर का होल स्क्वायर और PK, ये बचा हमारे पास। अब यहाँ हम लाएंगे P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का सूत्र अभी हमने बात करी थी कि P का सूत्र होता है Q × 2A, जिसको आप 2QA लिख सकते हैं। तो हमें सूत्र में P लाना है, तो P लाने के लिए मुझे यहाँ 2QA बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो Q मेरे पास है, A मेरे पास है, और 4 में से मैं 2 निकाल लूँगा, तो 2QA बनाना आसान रहेगा यहाँ पे। तो मैं अब 2QA बना रहा हूँ, P के रूप में ला रहे हैं सूत्र, इस वजह से। तो K तो लिख दिया मैंने, 2QA को मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखो K तो ये आ गया, Q और A ये रहे, और 4 में से 2 निकाल लिया तो 2 बच गया, तो 2 और एक R बच गया, तो ये R PK चल ही रहा है अपॉन में R² - A स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो अब मैं 2QA को तो P लिख दूंगा, द्विध्रुव आघूर्ण, और यहाँ जो R है वो A की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, तो R² की तुलना में A स्क्वायर को मैं ले लूँगा 0। अब ये इसकी बात करते हैं कि R A की तुलना में ज़्यादा कैसे है। जैसे हमने जब विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था अभी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी
कि ये जो दो आवेश है इनके बीच की जो दूरी होती है 2a, ये बहुत ज़्यादा कम होती है और बहुत ज़्यादा ही कम होती है, 10 पावर -6, 10 पावर -9, तो ये दूरी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। इसका आधा और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और ये जो दूरी होती है r, ये तो हमारा प्रेक्षण बिंदु है, तो हम प्रेक्षण बिंदु तो कितनी भी दूरी पे ले सकते हैं, तो r a की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। और फिजिक्स के अंदर आपने 11th में भी देखा होगा कि जब एक बड़े मान में छोटा मान या तो जोड़ना या घटाना हो तो हम छोटे मान को इग्नोर कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करें कि ये मान बहुत बड़ा है और ये मान बहुत छोटा है उसकी तुलना में, तो a स्क्वायर बहुत छोटा मान है, इस वजह से हम a स्क्वायर को 0 एज्यूम कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो बचा हमारा r स्क्वायर ही है। अब मैं यहाँ पर मान रखता हूँ सारे E सदिश बराबर k, 2qa की जगह तो मैं p लिखूंगा, 2r हमारा चल ही रहा है, p के पीछे चल ही रहा है, और r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर बहुत छोटा मान है तो a स्क्वायर को मैं 0 मान लूंगा, तो r स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा r की पावर 4। अब यहाँ r से r की पावर 4 कट जाएगा तो r की पावर 3 बच जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। 2 है ना आगे कर दिया, kp 2kp p कैप r की पावर 3। अब 11 में एक सूत्र था इकाई सदिश का, वो सूत्र ये था, मैं यहाँ लिखता हूँ, a कैप बराबर a सदिश अपॉन मोड a सदिश, ऐसा सूत्र था इकाई सदिश का। आप मोड a सदिश को चाहो तो सिंपल a भी लिख सकते हो, तो ये मैंने a लिख दिया, ये तो इकाई सदिश, ये सदिश, ये उसका परिमाण, तो ये सूत्र आपको 11 में मिल जाएगा इजीली। तो a सदिश का जो सूत्र बनेगा यहाँ से बनेगा a कैप, इसको इससे गुणा करा दूंगा, तो a कैप को आप a सदिश लिख सकते हो। इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है pp कैप, तो मैं pp कैप को लिखूंगा p सदिश, ये मैंने pp कैप को p सदिश लिख दिया। तो ये 11 से सूत्र लाया हम, तो इसको मैं p सदिश, तो e सदिश बराबर हमारे पास सूत्र आ गया 2kp सदिश अपॉन r क्यूब। ये अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब बस हमें एक काम और करना है कि हमें परिणामी की दिशा बतानी है कि परिणामी किस साइड होगा। परिणामी किस साइड होगा इसको फिर एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लो कि ये कण है, इस पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 2 न्यूटन का बल इधर लग रहा है। मैं आपसे पूछूं परिणामी कितना, आप आसानी से बता दोगे कि 3 न्यूटन का परिणामी है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं वो परिणामी है किधर की तरफ, तो वो भी आसानी है कि जिधर ज़्यादा बल है वो 3 न्यूटन का आएगा तो 5 की तरफ आएगा या 2 की तरफ आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हो कि 5 ज़्यादा है तो 5 की तरफ आएगा। तो यहाँ आपने परिणामी कैसे बताया कि जो ज़्यादा है उसकी तरफ। सेम प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हमारे इस पॉइंट पर एक विद्युत क्षेत्र इधर है, एक इधर है, हमारा परिणामी कितना होगा वो तो हमने निकाल लिया, पर वो किधर की तरफ होगा, तो यहाँ भी हमारा आंसर वही रहेगा कि जो ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा तो इसकी तरफ, ये ज़्यादा है तो इसकी तरफ। उसको निकालने का तरीका कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला मान ज़्यादा है या ये वाला मान ज़्यादा है, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास सूत्र है, ये रहा। इसमें आपको माइनस काम में नहीं लेना क्योंकि आपको परिमाण चेक करना है केवल कि संख्या में कौन ज़्यादा है। ये जो माइनस आया है ये परिमाण से माइनस नहीं आया, ये दिशा से माइनस आया है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें परिमाण चेक करना है कि परिमाण किसका ज़्यादा, मात्रा किसकी ज़्यादा, तो ये मान ज़्यादा या ये वाला मान ज़्यादा। अब इसमें आप गणित से आप देखोगे तो 1/2 और 1/8 जैसे मैंने 2 संख्याएं लिखी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये इनमें से कौन सी संख्या बड़ी, तो आप आसानी से बता दोगे कि 1/2 मान ज़्यादा है। तो इसमें आप देखोगे तो अगर बटे की संख्या छोटी है तो पूरी संख्या बड़ी होती है, और बटे की संख्या बड़ी है तो पूरी संख्या छोटी होती है। जैसे आपने इसको छोटा बताया तो इसमें बटे की संख्या बड़ी है, इसको बड़ा बताया है पूरी संख्या को तो बटे की संख्या छोटी है। तो बटे का मान जितना छोटा रहेगा पूरा मान उतना बड़ा रहेगा, बटे का मान जितना बड़ा रहेगा पूरा मान उतना छोटा रहेगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें बटे का मान और इसमें बटे का मान तो कौन छोटा और कौन बड़ा। तो ये भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो गया कि r+a और r-a में से आपको ये बताना है कि बड़ा कौन छोटा कौन। तो हमें पता है कि ये वाला मान बड़ा है r+a, और बटे का मान बड़ा है तो ये वाला पूरा मान छोटा रहेगा, या बटे का मान छोटा है तो पूरा मान बड़ा रहेगा। तो ये मान ज़्यादा या ये मान ज़्यादा, तो इसमें बटे का मान छोटा होने की वजह से ये मान बड़ा रहेगा, तो E+Q ज़्यादा रहेगा E-Q से। तो उसको मैं यहाँ इस तरह से लिख रहा हूँ, मोड E+Q। देखो मैंने परिमाण ले लिया, मोड लेने का मतलब परिमाण, केवल हमें परिमाण चाहिए, चिन्ह नहीं चाहिए, और मोड E-Q, तो दोनों में से E+Q का परिमाण ज़्यादा है, ये वाला मान बड़ा है ये वाला मान छोटा है, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इसकी तरफ आएगा, बड़े मान की तरफ। तो लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण भी हमारा इधर ही है पी कैप। तो लास्ट आंसर हम क्या देंगे कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगा, और उसका सूत्र है हमारे पास E अक्षीय बराबर 2kp सदिश अपॉन r3। ठीक है, अदिश रूप में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। अदिश रूप में ये सूत्र बन जाएगा E = 2kp अपॉन r3। नॉर्मल सदिश चिन्ह हटाने बस आपको, तो ये अदिश रूप में सूत्र हो गया हमारा। ठीक है, तो ये अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कर लिया हमने। इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा काफी, और ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है।